Dear students, good morning to all of you. Today I am going to teach you SST and it will be class 10th subject civics chapter 2 and headline of this chapter is federalism. Lecture 1 means part 1. Pay attention everybody open your book civics class 10 chapter number 2 federalism. First of all, students pay attention. First of all, I am going to describe about the definition of federalism. It means संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, परिभाषित करने जा रहा हूं. ध्यान से सुनेंगे एवरीबॉडी, पे अटेंशन. एज यू नो, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर two or more than two level of the government and each government is independent, do their work freely and they don't interfere in the work of any other government. Understand it? Come in Hindi. अर्थात संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है और प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करती है. कोई सरकार किसी के जुरिडिक्शन में, क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती है. एज फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखिए, इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. अमेरिका ऑल्सो एक्सेप्ट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन और बेल्जियम, इस सभी के सभी कंट्री में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और वहां टू और मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट काम करती है. अंडरस्टैंड इट? फेडरलिज्म, अंडरस्टैंड इट. थैंक यू. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघीय शासन व्यवस्था की मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म क्या है, यानी संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. मेन फीचर इट मीन्स की फीचर्स. मेन फीचर मीन्स की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, यानी संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. नहीं, 5 पॉइंट्स में पॉइंट 1 से लेकर 5 इसका फीचर्स है. आप सबको एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरलिज्म का मतलब ही होता है जिस शासन व्यवस्था के अंदर 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार होती है, वैसी शासन व्यवस्था को हम फेडरलिज्म कहते हैं. फेडरलिज्म यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ठीक अपोजिट होता है, विपरीत होता है. जैसे इंडिया में फेडरलिज्म है तो आपको अगल बगल का पड़ोसी देश जो है श्रीलंका में यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नेपाल में यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इंटायर कंट्री को कंट्रोल करता है. जैसे इंग्लैंड में यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इंडिया में आपको, इंडिया के अंदर आप जानेंगे कि इंडिया में सो मेनी स्टेट्स हैं, नहीं. उसी तरह से अमेरिका में भी सो मेनी स्टेट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग काम करती है. तो फेडरलिज्म की मेन विशेषता जो है 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी पहली विशेषता है. नेक्स्ट है, इसकी दूसरी विशेषता है फेडरलिज्म की कि ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. इन एवरी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है
और कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सभी के जुडिक्शन को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, रिटन रूप में दे दिया जाता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के सभी सरकार आपस में टकराए नहीं। इसलिए ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड इट। विदाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम कैन नॉट रन। बिना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, थर्ड सिस्टम, थर्ड फीचर ऑफ द फेडरलिज्म सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among the governments by the constitution। यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा जो रिटन संविधान होता है, उस संविधान द्वारा सभी लेवल की सरकार के पावर को रिटन रूप में दे दिया जाता है, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है लिखित। अंडरस्टैंड इट। एज फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देखिए, इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिया गया है और 3 लिस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड किया गया है। इंडियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट कॉमन लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कॉमन मार्क दिया गया है। लेकिन उसमें एक बात लिख दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यदि कंकरेंट लिस्ट जो थर्ड लिस्ट है उस पर यदि किसी तरह का आपस में विवाद करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए कानून ही वह मान्य होगा कंकरेंट लिस्ट पर। अंडरस्टैंड इट। अब आइए, चौथी विशेषता है एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी टू इंटरप्रेट एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दो सरकारों के आपसी विवाद को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है, और वह इंडिपेंडेंट जुडिशियरी संविधान की रक्षक होती है एंड संविधान के प्रावधानों का इंटरप्रेट करती है, व्याख्या करती है, और संविधान पर किसी प्रकार का आंच आता है तो उसकी सुरक्षा हमारी जुडिशियरी करती है। एज फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लीजिए, इंडिया की जुडिशियरी बिल्कुल स्वतंत्र है। आप जानते हैं कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो जुडिशियरी जो है फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशियरी पर हमारी देश की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई प्रेशर नहीं डाल सकती है कि ये जो काम करना है हमारे कथनानुसार करना है, हमारे आदेश के अनुसार करना है, उस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता। इसलिए यहाँ की जुडिशियरी फ्री है। इसी तरह जहाँ जहाँ फेडरल सिस्टम है वहाँ की जुडिशियरी को स्वतंत्र रखा गया है। और यहाँ तक इंडिया की जुडिशियरी जो है, जिसका हेड हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियरी का हेड सुप्रीम कोर्ट है, वह हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। और जब संविधान पर किसी प्रकार का आरोप होता है तो यह संविधान विरोधी कोई भी पार्लियामेंट कानून बनाती है, हमारी इंडियन पार्लियामेंट अगर संविधान विरोधी कोई कानून बनाती है तो हमारी जुडिशियरी उसको क्या है, रिजेक्ट कर देती है, उस एक्ट को रिजेक्ट कर देती है। नहीं, इस प्रकार हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम के अंदर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है और वह संविधान का रक्षक और व्याख्याता होती है। अंतिम विशेषता है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय सिंगल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल प्रोविजन लिखा गया है, उस प्रोविजन की कोई सिंगल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, अकेला उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजन को चेंज करना चाहती है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का नहीं कंसेंट अनिवार्य हो जाता है। यानी बोथ गवर्नमेंट मिलकर सहमति जताती है संविधानिक संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर डन विद द कंसेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट या ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में 4 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, तो बेल्जियम में 4 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट संविधान में संशोधन करती है मिलजुल कर।
उसी तरह से इंडिया में दोनों प्रकार की सरकारें मिलकर संविधान में संशोधन करती है, असेंट करती है, संविधान अमेंडमेंट किया जाता है। नेक्स्ट डे ओके।